हाँ छात्रों, हमने एसिडोफिलस और बेसोफिलस रक्त कणिकाएँ पढ़ी थी पिछले लेक्चर के अंदर। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रोफिलस या हेटेरोफिल्स श्वेत रक्त कणिकाएँ। ये श्वेत रक्त कणिकाओं का लगभग 60 से 70% बनाती हैं, अर्थात सबसे अधिक पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिकाएँ ये होती है। इनका व्यास लगभग 12 से 15 म्यू तक हो सकता है। इनका केंद्रक 2 से 5 पिंडों का बना होता है जो आपस में एक सूत्र द्वारा जुड़े रहते हैं। इसी कारण से इन्हें पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। इनकी कोशिका द्रव्य में कणिकाएं जो होती हैं वह उदासीन अभिरंजक द्वारा अभिरंजित होती हैं। इसी कारण से इन्हें न्यूट्रोफिलस सेल कहा जाता है। इनका जीवन काल 2 से 4 दिन का हो सकता है। इसके अतिरिक्त हम आते हैं अब कणिका विहीन श्वेत रक्त कणिकाओं के ऊपर। जैसा कि इनके नाम से ही पता पड़ता है कि इनके साइटोप्लाज्म या इनके जीव द्रव्य के अंदर किसी प्रकार की कणिकाएं नहीं पाई जाती है, अतः इन्हें कणिका विहीन श्वेत रक्त कणिकाएं या अग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता है। ये संपूर्ण ल्यूकोसाइट्स का लगभग 25 से 30% भाग बनाती हैं। इनकी कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं पाई जाती है और इनका केंद्रक जो है पिंडाकार नहीं होकर गोल या कटाफटा या वृत्ताकार हो सकता है। एक ही केंद्रक होने के कारण इन्हें मोनोन्यूक्लियर कार्पसस भी कहा जाता है। ये 2 प्रकार की होती हैं, पहली है लिम्फोसाइट्स, दूसरी मोनोसाइट्स। अब आते हैं हम लिम्फोसाइट्स के ऊपर। ये समस्त ल्यूकोसाइट्स का लगभग 20 से 25% तक बनाती हैं। इनका आकार जो है वो लगभग 8 से 16 म्यू का हो सकता है। इनका केंद्रक गोलाकार होता है, केंद्र में स्थित होता है एवं आकृति में बड़ा होता है। इसी कारण इनमें कोशिका द्रव्य जो है वह काफ़ी कम होता है। ये कम भ्रमणशील होती हैं, अर्थात ये शरीर के अंदर ज़्यादा भ्रमण नहीं करती हैं। इनका निर्माण लिम्फोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा होता है। इनका प्रमुख कार्य जो है वो बीटा एवं गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन का निर्माण करना होता है और गामा ग्लोबुलिन से एंटीबॉडी का निर्माण होता है जो कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ये कणिकाएं ऊतकों की मरम्मत में भी सहायक होती है। दूसरे ये प्रकार की हैं मोनोसाइट्स। ये समस्त ल्यूकोसाइट्स का लगभग 4 से 8% भाग बनाती हैं, अर्थात ये सबसे कम पाई जाने वाली कणिकाएं होती है। इनका आमाप 15 से 20 म्यू तक होता है। इनका केंद्रक बड़ा होता है, वृत्ताकार होता है और केंद्र में स्थित ना होकर परिधि की ओर स्थित होता है। इनमें कोशिका द्रव्य की मात्रा जो है वो लिम्फोसाइट की तुलना में अधिक होती है। अब आते हैं हम प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स के अध्ययन पर। जैसा कि हमने पढ़ा था कि लाल रक्त कणिकाएं एवं श्वेत रक्त कणिकाएं दोनों ही लाल अस्थि मज्जा के अंदर इनका निर्माण होता है। इसी प्रकार प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट का निर्माण भी लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है। इनकी आकृति गोलाकार या अंडाकार या रोड शेप हो सकती है। इनका आकार लगभग 2 से 3 म्यू होता है। इनका जीवद्रव्य कणिका में होता है तथा बीच में एक गहरा क्षारीय एवं परिधि की तरफ पीला होता है। इनका जीवन काल 2 से 3 दिन का होता है, अर्थात संपूर्ण संख्या जो है 2 से 5 दिन में इनका नवीनीकरण हो जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स की हम कार्य की बात करें तो ये रुधिर का थक्का बनने में सहायक होती हैं। ये थ्रोम्बस बनाने की क्रिया को उत्तेजित करती हैं और ये एडिसिव प्रकृति के होने के कारण रक्त वाहिनियों की जो एपिथेलियम होती है उस पर चिपकी रहकर और उसकी रक्षा करने का कार्य करती हैं। इसके द्वारा सेरोटोनिन का स्रावण किया जाता है जो कि रक्त वाहिनियों के व्यास को घटाने का कार्य करता है। अब है प्लाज्मा। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी रक्त कणिकाएं जो है वो प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है और यह एक तरह से लिक्विड जो मीडियम है ब्लड का वह प्लाज्मा ही उसे देता है। यह रक्त का हल्के पीले रंग का स्वच्छ एवं निर्जीव, अर्थात इसमें किसी प्रकार का जीवन नहीं होता है, नॉन लिविंग पार्ट जो है ये ब्लड का होता है।
इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के घटक पाए जाते हैं। पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के कार्बनिक घटकों के बारे में। प्लाज्मा में उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण कार्बनिक घटक के रूप में प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये प्लाज्मा का 6 से 8% भाग बनाते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स के अतिरिक्त प्लाज्मा में कार्बनिक पदार्थों के रूप में यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया आदि होते हैं। ये सभी पदार्थ प्रोटीन के उपापचय के फलस्वरूप बनते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, प्रारंभ के अंदर पहले यूरिया बनती है, उसके पश्चात जो है वो परिवर्तित होती है यूरिक अम्ल के अंदर। प्लाज्मा में अनेक पोषणीय पदार्थ भी पाए जाते हैं। प्लाज्मा में कुछ विशिष्ट पदार्थ जैसे हार्मोन्स, लिपिड्स इत्यादि भी होते हैं। जहाँ तक बात करें हम प्लाज्मा के अकार्बनिक घटकों की, तो मुख्य रूप से अकार्बनिक घटक के रूप में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, हाइपोफॉस्फेट, बाइकार्बोनेट आदि के आयन जो हैं वो उपस्थित होते हैं। प्लाज्मा में उपस्थित अकार्बनिक लवण कुल 0.91% भाग बनाते हैं। इन सभी लवणों में सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक मात्रा के अंदर उपस्थित होता है, जो रक्त को लवणीय स्वाद उपलब्ध कराता है। प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स प्लाज्मा का लगभग 6 से 8% भाग बनाते हैं। संपूर्ण रक्त प्लाज्मा में लगभग 200 से 300 ग्राम प्रोटीन्स पाई जा सकती हैं। ये प्रोटीन्स प्लाज्मा तथा रक्त को विस्कोसिटी प्रोवाइड करती हैं। अब है प्लाज्मा के कार्य। प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं उनके कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है, ये रुधिर में उभयवर्ती प्रकृति के होते हैं ये प्रोटीन्स, जिससे रुधिर में अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स रुधिर को विस्कोसिटी प्रदान करते हैं। फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रोम्बिन रुधिर के स्कंदन में मदद करते हैं, जिससे चोट लगने पर शरीर के अंदर रुधिर का ह्रास नहीं होता है। अल्फा एवं बीटा ग्लोबुलिन्स एवं कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे आयोडीन, तांबा, लोहा, कार्टिसोन आदि के संवहन में मदद करते हैं। गामा ग्लोबुलिन रुधिर में एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, जिससे कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त रुधिर में पाया जाने वाला मुख्य पदार्थ होता है ग्लूकोज। प्लाज्मा में लगभग 1% ग्लूकोज पाया जाता है, परंतु इसकी सांद्रता 0.080% होती है। कम सांद्रता के कुछ अन्य सरल शर्कराएं भी रक्त के अंदर उपस्थित होती है। मस्तिष्क की कुल तंत्रिका कोशिकाएं ग्लूकोज की सांद्रता के प्रति विशेष संवेदनशील होती हैं। जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर 0.04% या इससे कम हो जाता है तो अनैच्छिक पेशियों का संकुचन होता है, और जिससे हमें जंतु को ऐंठन होने लगती है और कभी कभी उसकी मृत्यु तक हो सकती है। अतः रक्त का कम मात्रा जो होती है वह भी शरीर के अंदर बनी रहना आवश्यक होती है, अर्थात 0.080% से लेके 0.14% तक जो शर्कराएं हैं वह हालांकि देखने में लगता है कि बहुत कम प्रतिशत है, किंतु ये लेवल जो है लगातार बना रहना चाहिए होता है। अब है रक्त के कार्य। रक्त शरीर के अंदर कई महत्वपूर्ण कार्यों को निष्पादित करता है। सबसे पहला कार्य है गैसीय परिवहन का। जैसा कि हमने लाल रक्त कणिकाओं के अध्ययन के समय पढ़ा था कि लाल रक्त कणिकाओं के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करके कोशिकाओं तक पहुंचाता है और उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से फेफड़ों तक पहुंचाता है। दूसरा है पोषक पदार्थों का वहन करना। रक्त आहार नाल के अंदर पचे हुए एवं अवशोषित किए हुए पदार्थों को प्राप्त करता है, वहाँ से यकृत और फिर आवश्यकता अनुसार प्रत्येक कोशिका को लेकर जाने का कार्य करता है। कोशिकाओं में इन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे कि फलस्वरूप ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तीसरा कार्य उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन। रक्त कोशिकाओं में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले उत्सर्जित पदार्थ अर्थात